हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज हम आ पहुंचे हैं आईयूटी के चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम सीरीज के ऊपर। अब तक हम चैप्टर नंबर 1 to 5 अपने एग्जाम सीरीज के कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने ये सीरीज बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखी है। अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी आउटपुट निकाल सकते हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी कि एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाना, हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके जाना और बिल्कुल काम माइंड से। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज देखिए जो चैप्टर नंबर 6 है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल अनप्रेडिक्टिव है। इसका हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि पेपर के अंदर कितना आएगा। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया 20 मार्क्स का ये पेपर के अंदर आता है। बट डिपेंड करता, कुछ नहीं कह सकते हम इस चीज के बारे में, क्योंकि किसी स्टूडेंट के पेपर के अंदर ये 20 मार्क्स का ही आता है, किसी के अंदर ये 30 का, किसी के भी सिर्फ 10 नंबर का। तो ये बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सबसे ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल ही बोल सकते हैं हम फ्री के नंबर दिलवाता है। बिल्कुल कॉमन सेंस के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो देख के आप कंफ्यूज मत हो ना, कॉमन सेंस के क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ रिलेटिवली एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स। ऐसा कौन सा पैटर्न है, किसका, थॉट्स का, फीलिंग्स का, बिहेवियर का, जो किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से अलग करता है। यानी हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, उन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, जो पैटर्न है, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है, वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उस इंसान की पर्सनैलिटी। सेकंड क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन जो किसी भी इंडिविजुअल इंसान का कैरेक्टर बनाने का काम करता है। किसकी डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की, कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी वैल्यूज, उनका कॉम्बिनेशन, क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन जो हमारे कैरेक्टर को बनाता है, उसको बोला जाता है पर्सनैलिटी। Which communication is the process of exchange of information or message between two or more person through written or oral words। ये सारी चीजें समझनी है। यहाँ पर बोला है ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, किसके थ्रू, रिटन या फिर ओरल वर्ड्स के थ्रू, वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। हमने किया था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन वर्ड्स के थ्रू या ओरल वर्ड, जैसे अभी मैं आपके साथ बोल के बातचीत कर रही हूँ और आप लोग क्या करोगे, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा कमेंट लिखोगे, तो जो ये कमेंट वाली रिटन कम्युनिकेशन है या जो ओरली जो कम्युनिकेशन है, इसको बोला जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं इशारे कर रही हूँ, अगर मैं बोलना बंद कर दूं, सिर्फ इशारों से काम करूँ, वो होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन है जिसमें ना तो स्पोकन वर्ड्स यूज किए जाते, ना रिटन वर्ड्स यूज किए जाते, उसको बोला जाता है नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल में यूज क्या क्या किए जाते हैं, इसमें जेस्चर्स यूज किए जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज इसके अंदर होती है ना, आई कांटेक्ट जो हम मेंटेन करते हैं, मतलब वो सारी चीजें होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है, विच लैंग्वेज डिस्क्राइब ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट आर नॉट वर्बल। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ऐसी कौन सी लैंग्वेज ह्यूमन की कम्युनिकेशन की सभी फॉर्म्स को डिस्क्राइब करती है जो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल यानी जेस्टर्स, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सभी फॉर्म्स को कौन सी लैंग्वेज डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है, वो है पैरा लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फॉर्म्स को कौन सी लैंग्वेज डिस्क्राइब करती है, दैट्स इट, पैरा लैंग्वेज। आगे देखिए, वी कम्युनिकेट ओरली इन 2 ways। हम कम्युनिकेट करते हैं ओरली 2 तरीके से, और वो 2 तरीके क्या हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं एक तो हम, और दूसरा टेलीफोनिक। ओरल बोल के हम फेस टू फेस कर रहे हैं या फिर हम टेलीफोनिक करते हैं, तो वो किस 2 तरीके हैं जिसमें हम ओरली एक दूसरे से बातचीत करते हैं। 1 मिनट इसका मैं थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है।
अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 7, Which document that can be used as an evidence in legal cases? लीगल केसेस में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो एक सबूत के तौर पे यूज किया जाता है? हमें पता है उसको नोटिस बोला जाता है ना, कि पहले क्या किया जाता है, नोटिस जारी किया जाता है। तो नोटिस क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल एविडेंट होता है। विच इज एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ऐसा कौन सी चीज है जो किसी इंडिविजुअल के कल्चर, वेयर इज अ कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ, जो उसकी पर्सनैलिटी की क्या है, कलेक्टिव एस्पेक्ट है जो उसके कल्चर को, इन चीजों को दिखाते हैं, वो है पर्सनैलिटी और उसका कल्चर। पर्सनैलिटी दिखाएगी उसके इंडिविजुअल बिहेवियर को, कल्चर दिखाएगा उसके कल्चर को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम खुद के बारे में जानने कि एक्चुअल में हम क्या हैं। तो यहाँ पूछा गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां कोई भी इंडिविजुअल कहां पर पहुंचता है, रीच देयर फुल पोटेंशियल। अब अगर मैं खुद के बारे में जानूंगी तो मैं अपनी पूरी पोटेंशियल पर जाऊंगी ना, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि हम खुद को एक्चुअलाइज करके, खुद को विजुअलाइज करके, समझ के, एनालाइज करके ये हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं कि हम इतने, हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हम ये कर सकते हैं। व्हाट इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी थिंक अबाउट द सेल्फ, ऐसा कौन सा सेल्फ कॉन्सेप्ट है जिसमें हम खुद के बारे में सोचते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम। ये वर्ड पेपर में आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना, इनकी डेफिनेशन पहले से ही क्लियर कर लो। ऐसा कौन सा सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? हमारी खुद को लेकर क्या थिंकिंग है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी थिंक अबाउट द सेल्फ, जो हम खुद के बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हैं उसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम। डैश इज द रिजल्ट ऑफ वंस ओन इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद का ही इवैल्यूएशन, कि हम खुद के बारे में ही इवैल्यूएट कर रहे हैं अलग अलग फैक्टर को लेकर कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, खुद का ही इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ एस्टीम। यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ थिंकिंग, वो होती है सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑफ एन इंडिविजुअल इज द सोर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का क्या सोर्स है? सेल्फ एक्सेप्टेंस। मेंटल हेल्थ का क्यों है सेल्फ एक्सेप्टेंस? क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत कम लोगों के अंदर होती है। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है ना, हम लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो चीजें एक्सेप्ट करना जानते हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। विच इज द एक्सटेंट ऑफ वंस बिलीव इन इट्स ओन, ऐसी क्या चीज है जब कोई खुद की एबिलिटी के ऊपर बिलीव करता है कि हाँ मैं ये टास्क कंप्लीट कर दूंगा, मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, उसको बोला जाता है सेल्फ एफिशिएंसी। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कोई भी इंसान जब खुद की एबिलिटी के ऊपर बिलीव करता है कि हाँ मैं ये टास्क कंप्लीट कर दूंगा, अपना लक्ष्य अचीव कर लूंगा, उसको बोला जाता है सेल्फ एफिशिएंसी। जब आपको अपने ऊपर यकीन होता है, अपनी एबिलिटी के ऊपर यकीन होता है। सेल्फ एस्टीम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, सेल्फ एस्टीम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यू बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑफ रिस्पेक्ट। सेल्फ एस्टीम इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके चलते हमें ये चीज पता चलती है कि मैं भी खुशियों का हकदार हूं और मुझे भी रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इसके बाद, पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। पर्सनैलिटी कितने फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है? 4 फैक्टर का कॉम्बिनेशन। और वो 4 फैक्टर कौन से हैं? हमने किया था हमारा, जैसे कि हेरिडिटी बायोलॉजिकल होता है, जेनेटिक्स से जो हमारे अंदर चीजें आती हैं, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारा कल्चर, वो सारे फैक्टर इसके अंदर आ जाते हैं। द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कम्युनिकेट करना हो तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है? मेमो। मेमो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज हो रही है उसको मेमो बोला जाता है। एक होता है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, मेमो और एक होता है नोटिस। मेमो में और नोटिस में क्या फर्क है? नोटिस जो होता है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों तक ही चीज, सपोज करो एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के स्टाफ मेंबर को तक ही कोई चीज पहुंचानी है, तो उस टाइम नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, उस टाइम मेमो बनाया जाएगा कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनको ही वो चीज बतानी है। लेकिन एम्प्लॉयज के साथ साथ वहां जो काम करने के लिए, जो पढ़ने के लिए बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स, सभी को बताना है, उसको नोटिस बोला जाता है कि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन देनी है तो नोटिस, सिर्फ स्टाफ मेंबर्स को देनी है तो मेमो। तो ये क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मेमो ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेट करवाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, डैश डैश एंड डैश आर दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फेस के जो एक्सप्रेशन होते हैं, हमारी जो अपीयरेंस होती है, हमारा जो पोस्चर यानी खड़े होने का, बैठने का जो तरीका है, बोलने का, फेस के जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो अपीयरेंस हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो किसके अंदर आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन हेल्प ऑफिशियल्स टू द एम्प्लॉइज। कम्युनिकेशन क्या हेल्प करती है, मोटिवेट करने में, क्योंकि मोटिवेट कोई कब होगा, कम्युनिकेशन के बिना तो होगा नहीं। When speaking to business associate or customer, always open the conversation to question and dash। जब भी आप बात कर रहे हो किसी बिजनेस एसोसिएट या किसी कस्टमर के साथ, हमेशा अपनी बात को, अपनी कन्वर्सेशन को किससे शुरू, जब आप किसी भी इंसान से बात करो, किसी बिजनेसमैन से, किसी भी एम्प्लॉय से, कस्टमर से, किसी से भी बात कर रहे हो, तो अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट हमेशा क्वेश्चन से करना चाहिए और उस क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन से, यानी कि उसके आंसर से उसकी शुरुआत करनी चाहिए कन्वर्सेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, When you talk to yourself, then that kind of communication is called। जब आप खुद के साथ ही बातचीत करते हो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रा पर्सनल। जब हम खुद के साथ ही बातचीत करते हैं उसको बोला जाएगा इंट्रा पर्सनल। What is the process of exchange of information? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फीलिंग्स को बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, वर्बल या फिर नॉन वर्बल मेथड के थ्रू। इट ऑफन इंक्लूड, इसमें फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, ये सारे होते हैं, उसको बोला जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। देखो ये है इंट्रापर्सनल, ये है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है जब हम खुद के साथ ही बात कर रहे हैं, इंट्रापर्सनल होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो होती है इंट्रापर्सनल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मायर्स ब्रिग पर्सनैलिटी इज कॉल्ड एज। मायर ब्रिग्स की जो पर्सनैलिटी है उसको बोला जाता है MBTI। मायर ब्रिग की पर्सनैलिटी ना, बहुत सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। जो मायर ब्रिग की पर्सनैलिटी है ना, वो ये बताते हैं कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनहेंस करना है, कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये जो मायर्स ब्रिग की पर्सनैलिटी है इसको बोला जाता है MBTI। अगर आप इसको और भी ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कहाँ से इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, अगर और भी डिटेल में देखना है तो आप लिखें मायर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी। तो आपको ये पर्सनालिटी के ना हमें काफी सारे फैक्टर्स प्रोवाइड करती है। 1 मिनट वेट कीजिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मैं इसको कर देती हूँ। 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए हमने लिखा मायर्स ब्रिग्स पर्सनैलिटी। तो ये मायर्स ब्रिग पर्सनैलिटी क्या है, जैसे इसके अगर टाइप देखोगे आप, या फिर यहां से देख सकते हो आप, देखिए मायर्स ब्रिग पर्सनैलिटी के 4 टाइप होते हैं। मायर ब्रिग टाइप इंडिकेटर, MBTI मायर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर। ये क्या है, इसको इज यूज टू डिटरमाइन द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कंसिस्ट ऑफ 4। यानी इसका यूज किया जाता है किसी भी इंसान की, अगर आप पर्सनैलिटी चेक करना चाहते हो ना कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हो। ये अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती है, पर हमें इतना डीपली नहीं जाना, वो तो इसलिए दिखाया क्योंकि अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो ये था मायर ब्रिग पर्सनैलिटी। अब ये किससे रिलेटेड है ये थ्योरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। MBTI थ्योरी इज रिलेटेड विद द, किससे रिलेटेड है ये, ऊपर स्क्रॉल करेंगे इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 23 के पास जाएंगे।
किससे रिलेटेड है? डेटरमाइन पर्सनैलिटी। अभी देखा ना हमने, अभी मैंने सर्च करके बताया था आपको, मायर ब्रिग्स जो पर्सनैलिटी है वो किसके लिए है? डेटरमाइन पर्सनैलिटी। उससे हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, कुछ एक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द पोस्चर्स बाय विच एटीट्यूड एंड फीलिंग्स आर कम्युनिकेटेड। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें किसी के एटीट्यूड, उसकी फीलिंग्स, मतलब कोई भी इंसान हमसे बात कर रहा है तो उसका जो पोस्चर है, एटीट्यूड है, फीलिंग्स है, कम्युनिकेट करते टाइम क्या चीज का पता चलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम पॉजिटिव तरीके से कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं या नेगेटिव सेंस में। द स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैज हैपन इज कॉल्ड। ऐसी स्टेटमेंट जो ये बता दे कि ये चीज घटित हो चुकी है, ये हो चुका है, उसको बोला जाता है रिपोर्ट। रिपोर्ट तो समझते हैं ना, हमने 6 चैप्टर की थ्योरी में भी किया था। रिपोर्ट तो अलग अलग टाइप की होती है, लेबोरेटरी रिपोर्ट होती है, स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें उसकी पूरा साल उसने कितनी मेहनत की वो रिपोर्ट होती है। यानी रिपोर्ट इन शॉर्ट क्या बताती है? कि ऐसी स्टेटमेंट जो ये बताती है क्या चीज घटित हो चुकी है, क्या चीज हुई है। या पुलिस स्टेशन के अंदर जो रिपोर्ट लिखवाई जाती है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट होती है। एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के एलिमेंट पता होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, खुद के ऊपर हमें जो कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की जो हम रिस्पेक्ट करते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो चीजें हम खुद से ही एक्सेप्ट करते हैं, ये किसके अंदर आती हैं? सेल्फ एस्टीम के अंदर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27। डैश मीन्स नोइंग योर वैल्यूज, पर्सनैलिटीज, नीड्स, हैबिट, इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस। यानी ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे खुद की वैल्यूज के बारे में जब हम जानते हैं, खुद की पर्सनैलिटी, कैसी मेरी पर्सनैलिटी है, किस चीज की मुझे जरूरत है, क्या मेरी हैबिट है, क्या मेरे इमोशन है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, खुद के बारे में जो चीजें हम जानते हैं उसको बोला जाता है सेल्फ अवेयरनेस, कि हम खुद को लेकर अवेयर हैं। द जनरल कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर। कम्युनिकेशन की जनरल कैटेगरीज हैं स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। स्पीच यानी बोल के, राइटिंग यानी लिख के, प्रिंटिंग यानी कि प्रिंट करके कोई चीज, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फोन पे कम्युनिकेशन या वीडियोस के थ्रू जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। What are the basic sources of stress? अब स्ट्रेस हमें क्या, स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? जब हम अंडर प्रेशर फील करते हैं। तो स्ट्रेस के कुछ बेसिक से सोर्सेज क्या हैं? एनवायरनमेंट भी स्ट्रेस का कारण हो सकता है। सोशल स्ट्रेसर्स बहुत सारे होते हैं, समाज में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो हमें स्ट्रेस में डाल देते हैं नेगेटिव चीजें कर करके। साइकोलॉजिकल एंड थॉट्स। साइकोलॉजिकल जो हमारी खुद की ही जो सेल्फ थिंकिंग होती है, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, वो भी हमारे खुद से ही स्ट्रेस का कारण बन जाती है। तो ये थे बेसिक सोर्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट, पॉजिटिव पीपल यूजुअली हैव डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके पास जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की डिग्री होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव लोगों के पास तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होता है? हाई रहता है। व्हाट इज एन इमोशनल रिएक्शन टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड। फिजिकल या साइकोलॉजिकल जब हमारे ऊपर डिमांड या प्रेशर आता है तो हम क्या करते हैं? क्या हमारा इमोशनल रिएक्शन निकलता है? स्ट्रेस। अगर आपके ऊपर प्रेशर है, साइकोलॉजिकल या फिजिकल, जो भी प्रेशर आपके ऊपर, आपकी क्या इमोशंस बाहर निकलेंगे? स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट लर्निंग। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? क्या चीज सीखना। हाउ टू डेवलप स्किल्स दैट वुड एनहांस आवर बॉडी एडजस्टमेंट। स्ट्रेस हमें कब होता है? जब हमें लगता है कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारे साथ ये चीज हो गई। सेल्फ मैनेजमेंट क्या चीज सिखाती है? कि हम खुद को किसी भी चीज में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन वी आर सब्जेक्टेड टू द प्रेशर ऑफ लाइफ, कि जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हम तब अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, तब खुद को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो हमें सिखाती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। समझ में आ रहे हैं ना चीजें? पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है, एन ऑब्जर्वर्स प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर विच काइंड ऑफ नेगोशिएशन। किस तरह की नेगोशिएशन में ऑब्जर्वर का होना जरूरी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था। किस तरह की नेगोशिएशन में ऑब्जर्वर का होना जरूरी है? फॉर्मल नेगोशिएशन में। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस बिगिंस विद हाउ विल यू। अब यहाँ पर क्या चीज बोला है? अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो आपको कैसे आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो? बिहेव, थिंक एंड वर्क। बिहेव
दिखाइए उस चीज के लिए। कंट्रीज व्हेन रेफर टू बाय नेम आर आल्सो कंसीडर एज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कंट्रीज क्या करती हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कंट्रीज के नाम को ना जेंडर के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग इन्होंने चीजें निकाल रखी हैं। तो कंट्रीज व्हेन रेफर टू बाय नेम, जब कंट्रीज को किसी नाम के द्वारा उनको नेम को रेफर किया जाता है तो उसको कंसीडर किया जाता है फेमिनाइन। अब ये फेमिनाइन एक मैस्कुलाइन होता है, एक फेमिनाइन। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये जो बाहर के जैसे स्पेनिश है, जो ये देश है ना, तो ये क्या करते हैं, अगर किसी भी देश का नाम है ना वो फेमिनाइन से हो रहा है, यानी कि फीमेल टाइप के एंडिंग है उसकी, तो उसको फेमिनाइन बोल देते हैं। मैस्कुलाइन एंडिंग है उसको मैस्कुलाइन के नाम से बोल देते हैं। ये कंट्रीज की, अपने देश में नहीं है, इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्रीज ऐसा करती हैं, कुछ एक कंट्रीज। पर्सोनिफिकेशंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसीडर एज जेंडर। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर स्ट्रेंथ की बात आती है, वायलेंस की बात आती है, तो किस जेंडर को कंसीडर किया जाता है, मैस्कुलाइन को, मैन को ज्यादा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ की बात आती है, ये कॉमन सी चीज है, हम सब जानते हैं, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब आप लोगों के माइंड में अगर क्वेश्चन हो तो मैं बता देती हूँ, जैसे ये कंट्रीज को जो नाम देते हैं ना, इंडिया को भी एक फेमिनाइन कंट्री बोला जाता है, क्योंकि उसकी एंडिंग का ये एक थ्योरी है। उस थ्योरी को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बट अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि कंट्रीज का नाम रेफर किया जाता है तो आप फेमिनाइन बोलोगे। आगे आता है, अब प्रेजेंटेशन इज द डैश ऑफ प्रेजेंटेशन अ टॉपिक टू एन ऑडियंस। प्रेजेंटेशन क्या है, प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस, किसी भी टॉपिक को ऑडियंस में प्रेजेंट करने की प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल। कम्युनिकेशन कैसी स्किल का पार्ट है, सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल तो पता है ना सभी को। सॉफ्ट स्किल जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, हार्ड स्किल को आपके डिग्री सर्टिफिकेट से हम पता लगाया जा सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जरूरत किसके लिए है, अच्छी रीडिंग के लिए, अच्छी राइटिंग के लिए। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, अच्छा रीड कैसे कर पाओगे, लिख कैसे पाओगे, बोल कैसे पाओगे, सुन कैसे पाओगे। अ गुड पासवर्ड, अच्छे पासवर्ड का एग्जांपल क्या है, मल्टीपल रैंडम डिजिट्स, रैंडम डिजिट्स होने चाहिए स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ। व्हाट आर द पार्ट ऑफ ए लेटर बट फोटो इज नॉट पार्ट ऑफ ए लेटर। ऐसी कौन सी चीज है जो लेटर का पार्ट है लेकिन फोटो तो हमें पता है लेटर का पार्ट नहीं होती, तो वो है सिग्नेचर एंड ग्रीटिंग। हम लेटर में सिग्नेचर भी करते हैं और ग्रीटिंग्स यानी डियर सर, डियर मैम, वो पार्ट है, पर फोटो थोड़ी ना चिपकाते हैं लेटर में। इसके बाद आता है, अकॉर्डिंग टू डेविस पर्सनैलिटी इज अ फिजिक फिनोमिनन विच इज, डेविस ने क्या बोला है कि पर्सनैलिटी एक फिजिक फिनोमिनन है जो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड सोशल, कि जो हमारी पर्सनैलिटी है ना वो ऑर्गेनिक और सोशल बिहेवियर का ही कॉम्बिनेशन है, कि ऑर्गेनिकली हम कैसे हैं और सोसाइटी हमें कैसा बना देती है। टू कन्वर्ट लो सेल्फ एस्टीम टू हेल्थी वन यू नीड टू, अगर आप लो सेल्फ एस्टीम को क्या करना चाहते हो, अगर आप लो सेल्फ एस्टीम को कन्वर्ट करना चाहते हो हेल्थी के अंदर, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कभी मत करो। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम है आपके अंदर, आप उसको हेल्थी बनाना चाहते हो, तो कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। सेल्फ एस्टीम इज, सेल्फ एस्टीम क्या होता है, अ डिग्री टू विच यू वैल्यू योर सेल्फ, यानी एक ऐसी डिग्री जो सिखाती है आप अपनी वैल्यू खुद कैसे कर सकते हैं। थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड योर प्लेस इन वर्ल्ड, कि सेल्फ एस्टीम से हमें खुद की वैल्यू होती है, हमारे खुद के थॉट्स, हमारी खुद की फीलिंग्स, कि हम अपने आप को लेकर क्या सोचते हैं, क्या हमारे थॉट्स हैं। कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग, कम्युनिकेशन एक ऐसा टास्क है जो क्या इम्पार्ट करता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ही ट्रांसफर करता है ना। व्हेन इट फर्स्ट अपीयर इन इंग्लिश द वर्ड रेफर टू पर्सनहुड, सबसे पहले इंग्लिश के अंदर इसको देखा गया था, ये वर्ड किसको दिखाता है, पर्सनहुड को दिखाता है, उसको क्या बोला गया, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी आपको पता है, पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से निकला है, इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर्सनैलिटी पर्सोना वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग होता है मास्क, याद रखना ये। वॉइस मेल इज डैश काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, ये आप सभी जानते हैं, आजकल के टाइम पे वॉइस मेल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। वॉइस मेल किस तरह की कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कॉल करते हो, अगर सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा तो आप वॉइस मेल छोड़ सकते हो वहां पे। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनेट एंड बायोलॉजिकली बेस्ड स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन,
यानी ऐसे पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी विशेषताएं जो किसी को बायोलॉजिकली, किसी को इनेट करते हैं, ऐसी ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या डिफाइन करती हैं? टेम्परामेंट कैसा है उसको डिफाइन करती हैं। डैश शुड यू चेक योर फोन एट ए मील और मीटिंग, क्या आपको मील के टाइम पे, खाते टाइम या मीटिंग के टाइम पे अपने फोन को छेड़ना चाहिए, चेक करना चाहिए? कभी नहीं, नेवर। राहुल इज सीकिंग फीडबैक, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट, राहुल ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, दूसरों से वो फीडबैक ले रहा है, उसका ये एक्ट क्या चीज को दिखाता है? सेल्फ अवेयर, कि वो खुद को लेकर कितना अवेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। डैश इज द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर को शुरू करने का पोलाइट तरीका क्या है? वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आपने देखा भी होगा, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई इज द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर। डैश डैश एंड डैश इज यूज टू रिसर्च एंड इंक्वायर अबाउट द कंपनी, क्या क्या चीजें कंपनी के बारे में इंक्वायर करती हैं? वेबसाइट, कंपनी डायरेक्टर्स, एनुअल रिपोर्ट, क्या आप इन तीनों का यूज करके किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं? उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में जान के, एनुअल रिपोर्ट। विच इज द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज, ऐसी कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है जो मेंटल एक्सरसाइज पर बेस्ड है? विच टू प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसको बोला जाता है ऑटोजेनेटिक टेक्निक, ऑटोजेनिक टेक्निक जो हमारी मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड होती है। द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हेल्प ऑफिशियल टू द एम्प्लॉय, कम्युनिकेशन का पर्पस जिससे किसी ऑफिशियल्स को हेल्प होती है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट होता है, बार बार कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन से क्या होती है? मोटिवेशन। What is the process to check whether previous stages of reading have been followed properly, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो ये चेक करती है कि रीडिंग की पहले वाली स्टेजेस अच्छे से हो पाई है या नहीं हो पाई? रीडिंग ही होती है, रीडिंग से ही पता कर पाते हैं हम। द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी टू कोप विद लाइफ चैलेंजेस, ऐसी फीलिंग जिससे हमें क्या आती है? लाइफ के चैलेंज के साथ कॉम्पिटिशन। एंड बीइंग वर्दी ऑफ सेल्फ, मतलब कि हमें ऐसी कौन सी फीलिंग है जिससे हमें लगता है कि लाइफ के चैलेंज हमें भी ले लें, हम भी खुशियों के हकदार हैं, हमें भी खुशियां मिलनी चाहिए, वो है सेल्फ एस्टीम। व्हाट शुड द टोन ऑफ अ स्पीकर बी लाइक, स्पीकर की टोन कैसी होनी चाहिए? क्लियर, ताकि सामने वाले को समझ में आए तो वो क्लियर होनी चाहिए। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ द स्पीकर कंटेंट व्हाइल लिसनिंग, जो प्रोसेस होती है जब स्पीकर के कंटेंट को सुना जा रहा है उसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, कि जब असेसमेंट के टाइम पर स्पीकर के कंटेंट को ध्यान से सुना जा रहा है उसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। व्हाट आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मेजर कैटेगरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। रिपोर्ट आर यूजुअली यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ, रिपोर्ट किस चीज की आउटकम दिखाती हैं? एक्सपेरिमेंट की, इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था रिपोर्ट कोई भी हो सकती है, कोई एक्सपेरिमेंट किया है उसकी रिपोर्ट, कि क्या रिपोर्ट आई है एक्सपेरिमेंट पे, इंक्वायरी, कहीं इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उनकी चीजें कौन दिखाती है? रिपोर्ट। डैश इज मीन फॉर ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल व्हाइल नोटिस में बी एम फॉर द जनरल, मैंने पहले भी बताया था आपको, नोटिस किसके लिए होता है? पूरी पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक ग्रुप को अगर आपको दिखाना है उसको बोला जाता है सर्क्यूलर, एक स्पेसिफिक ग्रुप को सर्क्यूलर बांटा जाता है। व्हाट आर द की टू एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रखना चाहते हो तो क्या की कंपोनेंट्स हैं? लिमिटेड वर्ड्स रखोगे और की फ्रेजेस आपको रखने हैं अगर आपकी प्रेजेंटेशन को आप इफेक्टिव रखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डैश डैश एंड डैश इज यूज्ड टू एनहांस लिसनिंग स्किल्स बट इग्नोरिंग डज नॉट एनहांस लिसनिंग स्किल, इग्नोरिंग तो कभी लिसनिंग स्किल को एनहांस नहीं करेगा, पर क्या क्या चीजें एनहांस करेगी? अटेंशन, कि आप प्रॉपर अटेंशन से सुन रहे हो, क्लियर परसेप्शन होना चाहिए आपका, फ्रैंकनेस होनी चाहिए, तब जाके आप चीजें अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। While presenting using projector, information line can be revealed by using an sheet to over the, जब आप प्रोजेक्टर पर कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो जो इंफॉर्मेशन लाइन है उसको कैसे रिवील करोगे? शीट के ऊपर आप क्या चीज लगाते हो? ओपेक एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी वहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तभी प्रोजेक्टर की जो लाइट है अच्छे से प्रेजेंट हो पाएगी।
अ गुड प्रेजेंटर कैन कम्युनिकेट शुड बी, अच्छे प्रेजेंटर को कैसे बात करनी चाहिए, फॉलो गुड सीक्वेंस ऑफ आइडियाज, अच्छे आइडिया यूज करने चाहिए, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, डाउट्स को क्लियर करना चाहिए, वही अच्छा प्रेजेंटर कहलाता है। What type of speaker look into the eyes of the audience, किस तरह के स्पीकर ऑडियंस की आंखों में देखते हैं, कॉन्फिडेंट, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है। यूजिंग लेक्चर्स एंड हैंड आउट इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड बाय डैश, लेक्चर यूज करना, हैंड आउट नोट्स यूज करना किसके लिए जरूरी होता है, ट्यूटर्स के लिए, जहां पर वो अपने ट्यूटोरियल को, कन्वर्सेशन को, इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू, फेलो लर्नर्स, जैसे ट्यूटर्स हम लोग हो गए, अपने नोट्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग फेलो लर्नर्स हो गए जो सीख रहे हो। विच इंडिकेट टू द रीडर द पर्पस ऑफ ए लेटर, क्या चीज लेटर के पर्पस को इंडिकेट करती है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखते हैं ना कि हमारा लेटर लिखने का पर्पस क्या है। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर नंबर 6 के 68 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई थिंक आपको समझ आए होंगे क्योंकि बिल्कुल ही कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो अब तक के ओ लेवल के पेपर में हुए हैं। तो ये लास्ट वीडियो और रहती है जो हमारी एग्जाम सीरीज की, जो चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है उससे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अपने मॉडल पेपर करेंगे। सो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लें स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।